Today we are going to study centrifugal force. See, you know that circular motion is an accelerated motion. Circular motion जो होता है वो accelerated motion होता है. और अगर हम कोई ऐसे फ्रेम में हैं जो सर्कुलर मोशन में है, मान लीजिए ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है और कोई ऑब्जर्वर है जो इसी के साथ घूम रहा है, कोई ऑब्जर्वर है जो इसी के साथ इस पार्टिकल के साथ सर्कुलर मोशन में जिस स्पीड से ये घूम रहा है उसी स्पीड से ऑब्जर्वर भी घूम रहा है, तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि ऑब्जर्वर भी एक्सेलरेटेड मोशन में होगा. और जब ऑब्जर्वर एक्सेलरेटेड मोशन में होता है, जब हमारी रेफरेंस फ्रेम एक्सेलरेटेड मोशन में होती है, तो वहाँ पर एक सूडो फोर्स ज़रूर लगता है. मान लीजिए इस पार्टिकल का मास m है, तो अगर हम रोटेटिंग फ्रेम में पार्टिकल के मोशन को एनालिसिस करेंगे, अगर हम रोटेटिंग फ्रेम में पार्टिकल के मोशन का एनालिसिस करेंगे तो हमें एक सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा. बिकॉज रोटेटिंग फ्रेम और सर्कुलेटिंग फ्रेम इज अ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. रोटेटिंग फ्रेम इज अ नॉन इनर्शियल because rotating frame is a non-inertial frame of reference. और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स लॉ को वैलिडेट करने के लिए आपको एक सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा. सो सूडो फोर्स विच इज एग्जिस्टिंग इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सूडो फोर्स विच इज एग्जिस्टिंग इन रोटेशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सूडो फोर्स which comes in rotating frame of reference, which we have to apply in rotating frame of reference, is called सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. जो रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो सूडो फोर्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं, रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो सूडो फोर्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ फिक्शियस फोर्स. ये एक आभासी फोर्स है जो लगता है सर्कुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में या रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, क्योंकि हम जानते हैं कि सर्कुलर मोशन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, बिकॉज सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन. अब अगर ये ऑब्जर्वर इसी के साथ चल रहा है पार्टिकल P के साथ, तो मैं ये 100% जानता हूं अगर ये पार्टिकल P के साथ ऑब्जर्वर इसी के साथ चल रहा है तो मैं जानता हूं कि ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा और यहां एक सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा. वो सूडो फोर्स की वैल्यू क्या होती है? वो सूडो फोर्स की वैल्यू होती है मास ऑफ द पार्टिकल इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस. और ऑब्जर्वर का जो एक्सेलरेशन है वो है v²/r, विच इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है. ऑब्जर्वर पार्टिकल के साथ सेम स्पीड से जा रहा था सर्कुलर मोशन में. ऑब्जर्वर जो है वो पार्टिकल के साथ सेम स्पीड में घूम रहा था, तो ऑब्जर्वर का जो एक्सेलरेशन होगा वो सेंटर की तरफ होगा v²/r. तो यहाँ पे जो सूडो फोर्स लगेगा वो लगेगा मास ऑफ द पार्टिकल इनटू एक्सेलरेशन ऑफ रेफरेंस फ्रेम. लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, जहाँ पे रेफरेंस फ्रेम की एक्सेलरेशन है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में सूडो फोर्स लगेगा. तो यहाँ पे साफ है कि जो पार्टिकल पे सूडो फोर्स लगेगा वो लगेगा विथ रिस्पेक्ट टू रोटेटिंग ऑब्जर्वर इज mv²/r एंड इट इज रेडियली आउटवर्ड. ये रेडियली आउटवर्ड होगा. तो अगर ये रेडियली आउटवर्ड है तो इसके रिस्पेक्ट में
पार्टिकल के रिस्पेक्ट, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में पार्टिकल तो बिल्कुल रेस्ट में है, तो अगर हम एफबीडी बनाएं ऑब्जर्वर की रिस्पेक्ट में पार्टिकल की, तो पार्टिकल पे एक सूडो फोर्स लगेगा mv²/r रेडियली आउटवर्ड, और इस पी पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा, या यूं कहें ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में इस पे इकलौता फोर्स, एक जो फोर्स लग रहा होगा वो लग रहा होगा mv²/r रेडियली आउटवर्ड, और इसको, इस पार्टिकल को जो सर्कुलर मोशन में घुमा रहा होगा, जो रस्सी होगी, जो टेंशन फोर्स हो सकता है, स्प्रिंग फोर्स हो सकता है, कोई नॉर्मल फोर्स हो सकता है, इस पार्टिकल को जो सर्कुलर मोशन में घुमा रहा होगा उसका जो टेंशन है, उसका जो फोर्स है, वो हम कह सकते हैं T। यानी कि मैं इसको कह सकता हूं इन अदर वर्ड्स कि इट इज द फोर्स, इट इज द रिजल्टेंट फोर्स along the center of the circle acting on P। तो रिजल्टेंट फोर्स along the center of the circle acting on P, यहां पे T लग रहा होगा, तो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में P पार्टिकल पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा जिसे सूडो फोर्स कहेंगे, और एक टेंशन T लग रही होगी, तो विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर T जो आया वो mv²/r ही आया। और अगर हम बात करें विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर हम बात करते हैं, तो ये रस्सी लीजिए और इसको घुमा दीजिए, इस पार्टिकल P को सर्कुलर मोशन में, तो हमें पता है कि किसी भी पार्टिकल को अगर सर्कुलर मोशन में घूमना है तो उसको सेंटर की तरफ नेट फोर्स चाहिए, जो नेट फोर्स की वैल्यू होनी चाहिए सेंटर की तरफ वो mv²/r होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो इसको सर्कुलर मोशन में घुमा रहा है वो केवल और केवल टेंशन फोर्स है, सो T बराबर क्या हो जाएगा mv²/r। तो ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से भी T = mv²/r आया। इसका मतलब अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है तो जैसा भी क्वेश्चन आपको आए आप उसको विद सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी कि सूडो फोर्स लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रह के भी सॉल्व कर सकते हैं, और ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी रह के सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कहानी है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में मैं आपको बता दूं, इट इज अ फिक्शियस फोर्स, और साथ ही साथ ये भी आपको बता दूं कि its magnitude is mv²/r, its magnitude is mv²/r, and its direction is radially outward, and its direction is radially outward, and its direction is radially outward। अब होता क्या है कि कंफ्यूज हो जाते हैं कई लोग कि सेंट्रीपिटल फोर्स, और ऐसे आप देख सकते हैं सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन जो है वो v²/r रेडियली आउटवर्ड लगता है किसी भी बॉडी पे, हम कहें वो रेडियली आउटवर्ड लगता है किसी भी बॉडी पे, और सेंट्रीपिटल जो एक्सेलरेशन है वो रेडियली इनवर्ड लगता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन जो है एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। देयर इज अ मिथ। सो I would say that centripetal acceleration and centrifugal acceleration एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते हैं, एक दूसरे को नहीं काटते हैं। आप ऐसा सोचें कि ये रेडियली आउटवर्ड है और ये रेडियली इनवर्ड है तो ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, ऐसा हरगिज़ नहीं है। Why this is so? Because centrifugal acceleration जो है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एप्लीकेबल होता है, वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एप्लीकेबल होता है, तो वो हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में तो लग ही नहीं रहा, पहली बात। दूसरी बात, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाते हैं, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब हम लगाते हैं, जैसे कि अभी आपको एग्जांपल दिया था, और एक एग्जांपल देखें, सपोज हम कोनिकल पेंडुलम का एग्जांपल देखते हैं। ये आप देखें, ये थीटा, ये थीटा। मैं आपको बता रहा था कि सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते हैं, एक दूसरे को कैंसिल ये नहीं करते हैं, बिकॉज सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन बोलूं तो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लगता है। यहां पे आप समझ सकते हैं इस कोनिकल पेंडुलम को हमने इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से यानी कि ग्राउंड के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सॉल्व किया हुआ है। अगर मैं इसको नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सॉल्व करना चाहूं
तो आप देखेंगे सेंटर से दूर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा जो होगा m ओमेगा स्क्वायर r। और अगर मैं बात करूं तो t के दो कंपोनेंट आएंगे, एक आएगा t cos थीटा और एक आएगा t sin थीटा और नीचे आएगा mg। तो यहाँ पे साफ हो जाएगा कि खुद ही की रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये पार्टिकल बिल्कुल रेस्ट पे होगा। रेस्ट पे होगा इसका मतलब एक्स एक्सिस में फोर्स और वाई एक्सिस में फोर्स जीरो लगेंगे। तो यहाँ आप देखिए हमने कोई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं लगाया है रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। तो इन रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये पार्टिकल बिल्कुल रेस्ट पे होगा। मैं यहीं पे खड़े होके खुद ही को देख रही, यार आप समझे बॉडी खुद को ही देख रही है इस केस में कोनिकल पेंडुलम में। तो नेट फोर्स जीरो होगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी और टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। और यही इक्वेशन आई थी हमारी कोनिकल पेंडुलम की, चाहे हम इसको ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से भी देखें तो इसका मतलब ये साफ है कि सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दोनों अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बातें हैं। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल बिल्कुल भी नहीं करेंगी। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में मैं नटशेल में बता दूं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक तरीके का सूडो फोर्स है। इट इज़ अ फिक्शियस फोर्स, नॉट अ रियल फोर्स। और इसकी जो वैल्यू होती है वो v स्क्वायर बाई mv स्क्वायर बाई r होती है और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो रेडियली आउटवर्ड होती है और ये रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लगता है। इसके बाद अगर हम एक इलस्ट्रेशन देखें, क्वेश्चन देखें, तो सपोज कीजिए एक रॉड जो है वो ओमेगा से इस एक्सिस के अबाउट ऐसे ऐसे रोटेट हो रही है और यहां एक रिंग है जो कि डिस्टेंस l बाई 2 पे है। आपसे पूछा जा रहा है, इसके इन दोनों के बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ सरफेस है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जब ये रिंग एंड पे पहुंच जाएगी तो इस रिंग की स्पीड कितनी होगी। जब ये रिंग एंड पे पहुंच जाएगी तब इस रिंग की स्पीड कितनी होगी। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द रिंग व्हेन इट रीचेस the other end of the rod। when it reaches the other end of the rod। तो आप देखें यहाँ पे मैं किसी भी जनरल x दूरी पे रिंग को मानता हूं और इसे मैं dx लेंथ मान लेता हूं। तो होगा क्या, किसी भी x दूरी पर, एक्सिस से सेंटर से x दूरी पर जो स्पीड होगी रिंग की वो होगी ओमेगा इंटू एक्स। जो स्पीड होगी रिंग की वो होगी ओमेगा इंटू एक्स। अब स्पीड ओमेगा इंटू एक्स अगर होगी ये, यहां पे आप देखें अगर मैंने x डिस्टेंस लिया है, अगर मैंने यहां पे x डिस्टेंस लिया है और थोड़ा सा यहाँ पे dx एलिमेंट, x डिस्टेंस पे मैंने dx एलिमेंट लिया है, तो मैं आपको बताऊं इस रिंग पे जो एक्सेलरेशन लग रहा होगा, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, वो रेडियली आउटवर्ड लग रहा होगा। अगर मैं रॉड पे खड़े होके देखूं, अगर मैं रॉड पे खड़े होके देखूं तो इस जो रिंग है उस पे जो एक्सेलरेशन लग रहा होगा वो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन लग रहा होगा। या मैं अगर मेरा रेफरेंस फ्रेम रॉड है तो मैं कह सकता हूं जो रिंग पे एक्सेलरेशन लग रहा होगा वो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन लग रहा होगा और जो रिंग पे फोर्स लग रहा होगा x दूरी पर वो m ओमेगा स्क्वायर x लग रहा होगा। तो मैं यहां पे साफ कह सकता हूं कि रॉड के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो रिंग की एक्सेलरेशन होगी वो होगी m इज इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो a की जो वैल्यू होगी वो होगी ओमेगा स्क्वायर एक्स। a की जो वैल्यू होगी वो होगी ओमेगा स्क्वायर एक्स। सो एक्सेलरेशन ऑफ द रिंग इज ओमेगा स्क्वायर एक्स।
एक्सेलरेशन ऑफ द रिंग इज ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब मैं यहाँ पे एक बात बोलूँ आपको, अगर आपको एक्सेलरेशन पता है तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि v dv by dx इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एक्स। सो v dv इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एक्स dx। इफ आई इंटीग्रेट फ्रॉम initially when it was at a distance of L by 2, it was at rest, and finally its velocity is v. So omega square x dx, initially x was L by 2 and finally x was L. So if I integrate it, we get v square by 2 is equals to omega square x square by 2 is L by 2 to L. So v square is equals to omega square L square minus L square by, it's a L square minus L square upon 4. It's L square minus L square upon 4. So the velocity will be v square is equals to omega square 3L square upon 4. V is equals to root 3 by 2 omega L. Root 3 by 2 omega L. So here we have seen that velocity is root 3 upon 2 omega L. Now velocity is root 3 upon 2 omega L. As we have, I have already told you that what is the velocity, what is the speed of you can say what is the speed of the particle, or what is the speed of the point of the rod at x distance from the center. It is v is equals to omega x. So basically the net velocity of the ring after leaving, this is the velocity with respect to rod. So what is the net velocity of the ring after leaving it? So the net velocity of the ring after leaving it will be, it's a root 3 omega L by 2 whole square plus, after at L distance, what is the speed of the rod, I will say. So speed of the rod will be omega into L. The other end, the end of the rod have a speed of omega L. So it's omega L square. So this will be 3 omega square L square by 4 plus omega square L square. It would be omega L root of 7 by 4. So it's a root 7 omega L by 2. This is the net velocity of the ring after leaving the rod. So what was the question I am reminding you? A ring was placed at a distance of L by 2 from a smooth rod, and now the rod starts rotating with angular speed omega. So what will be the speed of the ring when it leaves the rod? So when rod leaves the ring, its speed would be root 7 omega L by 2. So now let's see another illustration on the basis of centrifugal force. Another application of centrifugal force is effect on weight of the body due to rotation of the earth. Effect on weight of the body due to rotation of the earth. See, an earth rotates with angular speed omega. Suppose an earth rotates with angular speed omega, and you need to find its weight, its actual weight
including the effect of the rotation of Earth. You know, Earth exerts a gravitational force on every body placed on its surface towards its center. Earth सभी बॉडी पे, सभी वस्तुओं पे एक फोर्स लगाती है जिसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स अपने सेंटर की तरफ. उसकी जो वैल्यू होती है, अगर वो सरफेस पे है तो उसकी जो वैल्यू होती है उस फोर्स की वो mg होती है. अब अगर हम अर्थ पे खड़े हों, अगर हम अर्थ पे खड़े हों, इसका मतलब हम रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में खड़े हैं. इसका मतलब किसी भी वस्तु पे, किसी भी बॉडी पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जरूर लगेगा. अब इस पार्टिकल पे ध्यान दें तो ये पार्टिकल अर्थ के साथ अगर सर्कुलर मोशन में है तो इस पार्टिकल की जो रेडियस होगी वो रेडियस ये स्मॉल आर होगी. इस तरीके से रोटेट करेगा इस सर्कल में. इस तरीके से रोटेट करेगा इस सर्कल में. तो अर्थ जो स्मॉल बॉडी की रेडियस होगी वो स्मॉल आर होगी और मैं इसको थीटा ले लेता हूं. ये लाइन आपकी ओ एम और ये ओ पी. सो एंगल बिटवीन ओ एम एंड ओ पी लाइन, एंगल बिटवीन ओ एम एंड ओ पी लाइन इज थीटा. एंड इस थीटा को जो बोलते हैं वो बोलते हैं लैटिट्यूड एट दैट पॉइंट. और ये 90 माइनस थीटा यानी कि इसको फाई अगर मैं मानूं तो इस फाई को बोलते हैं को लैटिट्यूड एट दैट पॉइंट. अब क्या होगा, इस पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा और उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की जो वैल्यू होगी, क्योंकि ये अर्थ के साथ ओमेगा स्पीड से रोटेट कर रहा होगा, तो इस पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा वो लगेगा m ओमेगा स्क्वायर आर. और अगर मैं इस r की वैल्यू निकालूं, अगर मैं इस r की वैल्यू निकालूं तो आप देखेंगे अगर ये थीटा है तो r cos थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू स्मॉल r. राइट एंगल ट्रायंगल से r cos थीटा स्मॉल r आ गया जहां थीटा लैटिट्यूड है उस पॉइंट पे. अब अगर हम बात करें तो हम देखेंगे कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है वो m ओमेगा स्क्वायर r सेंटर के से अवे लग रहा है, अवे फ्रॉम द सेंटर लग रहा है, और एक mg फोर्स लग रहा है बॉडी पे सेंटर की तरफ. तो अगर मैं FBD बनाऊं पार्टिकल का, FBD ऑफ पार्टिकल इन अर्थ्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इन अर्थ्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो आप देखेंगे इस पार्टिकल पे एक जो फोर्स लगा वो m ओमेगा स्क्वायर r लगा, एक लगा सेंटर की तरफ फोर्स mg, और एक आपको लगेगा यहां पे नॉर्मल फोर्स जो कि सरफेस लगा रही होगी. तो यहां पे ये क्लियर हो जाता है कि यहां तीन तरीके के फोर्स लगेंगे. एक लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एक लगेगा नॉर्मल, एक लगेगा mg. और मैं आपको बता दूं कि ये एंगल जो है वो थीटा है, ये भी एंगल थीटा ही होगा. अब आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर. होता क्या है, अर्थ जितने फोर्स से किसी भी बॉडी को अपने सेंटर की तरफ खींचती है, हम उस पॉइंट पे उस बॉडी के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स को उतना ही मानते हैं. तो जो नेट फोर्स लगेगा सेंटर की तरफ, जो नेट फोर्स लगेगा बॉडी का सेंटर की तरफ, या यूं कहें जो नॉर्मल फोर्स आएगा बॉडी का, वही होगा हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स. जो वेट बॉडी को एक्सपीरियंस होगा किसी भी सरफेस पे, जैसा कि आपने देखा होगा कि लिफ्ट के केस में भी जब लिफ्ट ऊपर जाती है या जब लिफ्ट नीचे जाती है, जब लिफ्ट ऊपर जाती है या जब लिफ्ट नीचे जाती है तो हमारा नॉर्मल रिएक्शन बढ़ता है या घटता है. जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो नॉर्मल रिएक्शन बढ़ता है. इसकी वजह से एपरेंट वेट जो होता है, वर्चुअल वेट हमारा, वो हमें ज़्यादा प्रतीत होता है, ज़्यादा लगता है. इसी तरीके से अगर यहाँ पे नॉर्मल बढ़ता है या घटता है तो हमें अपना वेट या बढ़ा हुआ दिखेगा या तो घटा हुआ दिखेगा रिस्पेक्टिवली. तो नेट नॉर्मल फोर्स जो होगा, या यूं कहें जो नेट फोर्स होगा सभी का सेंटर की तरफ, उसी को बैलेंस करेगा नॉर्मल फोर्स यहाँ पे.
तो जो नॉर्मल फोर्स की वैल्यू होगी वही एक्चुअल में वेट हमें, वही एपरेंटली हमें वेट लगता है। नॉर्मल फोर्स अगर ज़्यादा होगा तो हमें अपना वेट ज़्यादा लगेगा, नॉर्मल फोर्स अगर कम होगा तो हमें अपना वेट उस हिसाब से कम लगेगा। तो नॉर्मल फोर्स ऑन द सरफेस अगर हमें निकालना है तो हम अलोंग दिस सरफेस नेट फोर्स को बैलेंस कर देते हैं। तो आप देखेंगे, हालांकि ओमेगा स्क्वायर आर की वैल्यू बहुत ही छोटी है, तो मैं इसको अलोंग द नॉर्मल डायरेक्शन ही फोर्सेस को जीरो करके सॉल्यूशन कर सकता हूं। तो आप देखें एम ओमेगा स्क्वायर आर, यहां मैं ले रहा हूं नेट फोर्स अलोंग द नॉर्मल डायरेक्शन इज इक्वल्स टू जीरो। अगर मैं नेट फोर्स अलोंग द नॉर्मल डायरेक्शन इक्वल्स टू जीरो लूंगा तो मैं देखूंगा यहां पे कि एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा प्लस एन is equals to mg. So normal reaction here is mg minus m omega square r cos theta. So what is normal reaction? It is mg minus m omega square r can be written as r cos theta into cos theta. So n is mg minus m omega square r cos square theta. तो आप देख सकते हैं कि जो नॉर्मल रिएक्शन है वो mg माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा आता है, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन mg से कम आ रहा है। mg से कम आ रहा है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो आभासी, जो एपरेंट वेट है हमारा, वो ट्रू वेट से हमें कम प्रतीत होता है या कम लगता है। तो mg माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा ये हमारा नॉर्मल फोर्स होगा। तो मैं इसको कह सकता हूँ एपरेंट वेट इज इक्वल्स टू mg माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा। इसके बाद मैं एक और चीज़ यहाँ पे बोल सकता हूँ कि एट इक्वेटर थीटा इज 0 डिग्री, सो दिस इज इक्वल्स टू mg माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर। So g dash is equals to g minus omega square r। g dash जो आएगा, जो एपरेंट g आएगा वो आएगा g माइनस ओमेगा स्क्वायर r। और इसी तरीके से अगर हम पोल्स की बात करें, एट पोल्स, तो W डैश जो आएगा वो आएगा mg माइनस एम ओमेगा। इसका हमें पता है पोल्स पे थीटा 90 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0। तो नेट वेट जो आएगा वो mg ही आएगा। सो आई कैन से देयर इज नो इफेक्ट ऑन द वेट ऑफ द बॉडी एट पोल्स due to rotation of earth, और दूसरी बात मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि मैक्सिमम इफेक्ट जो आएगा, मैक्सिमम इफेक्ट विल बी एक्सपीरियंस at equator on the weight of the body due to rotation of the earth। जो मैक्सिमम इफेक्ट होगा वेट पे ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ, वो हमें प्राप्त होगा इक्वेटर पे। Now we are going to start a new topic which is unit and dimension.
which is unit and dimension. This is a very basic topic in physics, unit and dimension. I think the first chapter of physics is unit and dimension. So, first of all, let us talk something about unit chapter. What is unit? You have seen that various physical quantities we have seen till now, like speed, acceleration, force, surface tension, viscosity, etc. All they have a unit, like force have unit of Newton, surface tension have unit of Newton upon meter, viscosity have units, and Planck constants have unit, gravitational constant have unit, all have units. So unit is must needed for every physical quantity to describe itself. किसी भी physical quantity को अगर आपको describe करना है तो आपको यूनिट उसकी ज़रूर लिखनी पड़ेगी. उसका यूनिट एक फिजिकल क्वांटिटी. क्यों कह सकते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी की जो यूनिट है वो उसकी पहचान है. तो यूनिट के बारे में सदियों से बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं कि कोई दूसरे प्रांत या दूसरे रीजन या इंडिया में ही कह ले कि नॉर्थ अगर एक यूनिट, एक सिस्टम ऑफ यूनिट अपनाता है तो साउथ दूसरा सिस्टम ऑफ यूनिट अपनाता है, या उसमें भी स्टेट में भी कई सारे बाइफर्केशन है. एक सिटी जो है तो जैसा कि आप देखते हैं कि इंडिया में अलग अलग रीजन में अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट. आपने सुना होगा कई जगह ज़मीन जो है वो बिगा में मेजर होती है, कई जगह ज़मीन जो है वो यार्ड्स में मेजर होती है, स्क्वायर फीट्स में मेजर होती है, किले में मेजर होती है. तो हर जगह की डिफरेंट यूनिट है. पहले हाथों से नाप लिया जाता था लेंथ को, मेजरमेंट. सो कि ये 1 उंगली के बराबर, ये 2 उंगली के बराबर, ये 2 हाथ के बराबर. तो किसी भी चीज़ को मेजर करना है, किसी भी चीज़ को एक्सप्रेस करना है फिजिकल क्वांटिटी को, तो most of them have units associated with them. Like length is measured in meters. So meter is the unit of length. तो लेंथ अलग अलग देश अलग अलग उसकी मेजरमेंट का मापदंड है, या यूँ कहीं यूनिट्स हैं. तो यूनिट्स शुरू से कॉन्फ्लिक्ट रहा है यूनिट्स में कि यूनिट्स कौन सी लें. हम ये यूनिट्स लेंगे तो इंग्लैंड कहता था हम ये यूनिट्स लेंगे, अमेरिका कहता था हम दूसरी यूनिट्स लेंगे. लाइक इन टाइम में भी टाइम को भी मेजर करने की यूनिट्स थी. जैसे कि टाइम में बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ कि 60 सेकेंड इक्वल्स टू 1 मिनट और 60 मिनट इक्वल्स टू 1 आवर. इसको भी अडॉप्ट करने में बहुत सारे झमेले हुए थे. जैसे कि आप देख सकते हैं कि 1000 मीटर इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर और 100 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर. ये हमेशा 10 के मल्टीपल में आया, लेकिन टाइम की जो यूनिट्स हैं वो सेकेंड, 60 सेकेंड इज इक्वल्स टू 1 मिनट और 60 मिनट्स इज इक्वल्स टू 1 आवर. वो 10 के वो 3600 इस तरीके की चीज़ों में इस तरीके का पैटर्न उन्होंने बनाया. तो कभी कभी यूनिट्स पॉलिटिकल भी हुई. तो इन सारे झमेले को ठीक करना था. एक ऐसे यूनिट अडॉप्ट करनी थी जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो. अगर साइंटिफिक कोई भी वर्क हो रहा है किसी भी कंट्री में, बिकॉज इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन साइंटिफिक जो भी वर्क हो रहा है वो एक दूसरे से लिंक्ड ज़रूर होगा और एक दूसरे से लिंक्ड होना चाहिए फॉर द बेटरमेंट ऑफ द वर्ल्ड. तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो यूनिट्स हैं वो इंटरनेशनली एक ऐसी सिस्टम ज़रूर बनना चाहिए था जिसमें इंटरनेशनली अगर लेंथ की यूनिट किसी ने ये अडॉप्ट की है तो पूरा वर्ल्ड साइंटिफिकली उस चीज़ को अडॉप्ट करे. तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स आई जिसे हम पढ़ते हैं एसआई यूनिट. उस एसआई यूनिट में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज बनाए गए. एसआई यूनिट वो यूनिट है जिसे सभी देशों ने इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया है फॉर एनी साइंटिफिक वर्क. आई वुड से अभी भी ज़मीन और ये बिगा, मीटर, किलो, ग्राम, फुट, पाउंड, सेकेंड ये सब चलते हैं, लेकिन इंटरनेशनली जो एक्सेप्टेड यूनिट है वो एसआई यूनिट है. और एसआई यूनिट में 7 चीज़ों को फंडामेंटल माना गया.
फंडामेंटल का मतलब है कि दीज आर द सेट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, और बाकी जो भी दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज है वो इनसे हम निकाल सकते हैं, इनसे हम डिराइव कर सकते हैं। तो ऐसा यूनिट में 7 ऐसी चीजें मानी गई। उसके बाद 2 कॉम्प्लीमेंट्री चीजें भी मानी गई या 2 सप्लीमेंट्री चीजें भी मानी गई, जिसे फंडामेंटल से दूर रखा है और डिराइव में वो आती नहीं, तो वो 2 अलग सेट्स ऑफ यूनिट्स हैं और बाकी सारी यूनिट डिराइव में आ गई। दूसरी अगर बात करें तो अदर यूनिट्स भी हैं, जैसे कि एक CGS यूनिट है, एक FPS यूनिट है, एक MKS यूनिट हुआ करती हैं। तो CGS यूनिट में सेंटीमीटर को लेंथ में मेजर करते हैं, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में, एज एब्रीविएशन और नेम सजेस्ट। FPS में फुट पाउंड सेकंड सिस्टम है। तो ऐसे ही डिफरेंट मेजर सिस्टम है जिसको पढ़ेंगे। बाकी छोटे छोटे बहुत सारे सिस्टम्स हैं जिसके बारे में हमें इतना कुछ नहीं पढ़ना है। इसके बाद अब वो ऐसा यूनिट में जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आई जिससे हम सारी अदर क्वांटिटीज को डिराइव कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि वो जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है ऐसा यूनिट में, वो हर क्वांटिटीज की डायमेंशन है, यानी कि डिराइव क्वांटिटीज की, उससे मैं कह सकता हूं कि एक डायमेंशंस है और किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को उन डायमेंशंस के रूप में, उन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है, उन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के रूप में लिखा जा सकता है। और उस 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के रूप में अगर हम जब लिखेंगे तो उसकी वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी हैं उस डिराइव क्वांटिटी में, कितने टाइम्स आई हैं, कितनी बार आई हैं, कैसे आई हैं, उस चीज को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करेंगे कि उसमें कितनी डायमेंशंस हैं। देयर आर 7, यू कैन से फंडामेंटल डायमेंशंस आर 7, एंड देन टू एक्सप्रेस एनी क्वांटिटीज इन दोज फंडामेंटल डायमेंशंस, जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कह सकते हैं आप इसको, कि कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर मैं मानूं XYZ, सो इन ऐसा यूनिट देयर आर 7 फंडामेंटल डायमेंशंस, और किसी भी दूसरी चीज को उस फंडामेंटल डायमेंशन में, उस कोऑर्डिनेट में दिखाने का तरीका डायमेंशन होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट्स की। सबसे पहले इसमें वेरियस सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं। सो देयर आर various system of units. First, I like to start with the CGS unit. तो CGS यूनिट में क्या होता है कि लेंथ इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर, एज नेम सजेस्ट, लेंथ इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर, mass is measured in gram, and time is measured in second. लेंथ जो है वो सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, मास को ग्राम में, और समय को सेकंड में मेजर करते हैं। इसी तरीके से एक दूसरी यूनिट है FPS यूनिट। इसमें लेंथ को जो है वो फुट में मेजर करते हैं, मास को पाउंड में मेजर करते हैं और समय को सेकंड में मेजर किया जाता है। तो ये CGS यूनिट है, FPS यूनिट है। इसी तरीके से MKS यूनिट भी है, उसमें लेंथ को मीटर में, मास को kg में और टाइम को सेकंड में यूज किया जाता है। अब मैं डायरेक्टली आऊंगा SI यूनिट। In SI unit, there are 7 fundamental. It is internationally accepted unit. So, in SI unit, we have 7 fundamental units. We have 7 fundamental quantity, और उस fundamental quantity ऐसा यूनिट में हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है। उस 7 फंडामेंटल क्वांटिटी की 7 फंडामेंटल यूनिट होगी और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए डायमेंशन भी होगा। तो मैं तीनों ही चीजें एक साथ लिख रहा हूं यहाँ पे। वी हैव 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। सो यहां में मैं फिजिकल क्वांटिटी लिख रहा हूं, यहां उसकी यूनिट लिख रहा हूं,
और यहां डायमेंशन लिख रहा हूं। सो फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी जो पहली है उसे मैं लूंगा मास। मास की जो यूनिट है वो केजी है, किलोग्राम। डायमेंशन जो है एम। डायमेंशन को जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर है, क्लोज ब्रैकेट के अंदर। और ये जो 7 फंडामेंटल हम डायमेंशन लिखेंगे यहाँ पे, उसी से आपको सारी अदर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करना है। सेकंड अगर हम बात करें तो लेंथ की जो यूनिट है वो मीटर में मेजर करते हैं, और जो डायमेंशन है इसकी वो एल है। तीसरी यूनिट अगर हम देखें तो वो है टाइम, फिजिकल क्वांटिटी। और टाइम को अगर हम मेजर करते हैं तो सेकंड में करते हैं, और इसकी जो यूनिट है वो टी है। चौथी जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, वी हैव 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, आई एम राइटिंग हियर फंडामेंटल क्वांटिटी। तो चौथी जो यूनिट है वो है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग एम्पियर में मेजर करते हैं एसआई यूनिट में, और इसको हम दिखा देते हैं ए से, आई से भी कई बुक्स दिखाती हैं। पांचवा है टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम लोग मेजर करते हैं केल्विन में, और इसको हम दिखा सकते हैं के से या थीटा से। 6 जो है वो है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम लोग कैंडेला में मेजर करते हैं, और इसको हम दिखाते हैं CD से। इसके बाद आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो 7th फिजिकल क्वांटिटी है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और ये हम मेजर करते हैं मोल में, और जो डायमेंशन है इसका वो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं मोल। सो ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है ऐसे यूनिट में। ये इनके 7 यूनिट्स हैं और ये इनके 7 डायमेंशंस हैं। तो डिराइव क्वांटिटी क्या होती हैं? जो फिजिकल क्वांटिटीज से डिराइव होती हैं, यानी कि जो उनकी यूनिट्स हैं वो फिजिकल क्वांटिटीज से डिराइव होती हैं। उनके डायमेंशन को भी हम फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में लिखते हैं। फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन के टर्म में हम उनके डायमेंशंस को लिखते हैं। उदाहरण के तौर पे देखें आप, उदाहरण के तौर पे आप देखें, एग्जाम्पल, फाइंड द यूनिट ऑफ velocity, gravitational constant, Planck constant। आपको वेलोसिटी की यूनिट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट और प्लैंक कांस्टेंट की यूनिट निकालनी है। These all are derived quantity apart from those 7 physical quantities and 2 other quantity which I am going to discuss. All the quantities are derived quantities in SI system, और derived quantities की जो यूनिट है वो हमें physical quantity की यूनिट के टर्म में लिखनी है, 7 physical quantity की यूनिट के टर्म में लिखनी है, सॉरी। तो आप देखेंगे स्पीड क्या होती है, स्पीड या वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या लेंथ अपॉन टाइम में से कह सकता हूँ। डिस्प्लेसमेंट को भी मेजर लेंथ में करते हैं, समय को मेजर टाइम, और v बराबर हो गया लेंथ बाई टाइम। सो इस SI यूनिट विल बी मीटर अपॉन सेकेंड। सो SI यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर अपॉन सेकेंड। सो व्हाट विल बी इस डायमेंशन? आपको पता है जो लेंथ की डायमेंशन होती है
वो L होती है और समय की जो डायमेंशन होती है वो T, सो इट्स L अपॉन T, सो इट्स डायमेंशन इज LT इनवर्स। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, इसमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में बोला है, तो F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, आपको ये पता होगा, और जो फोर्स होता है वो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। या जो फोर्स के बारे में बोलूँ मैं, फोर्स को न्यूटन में भी मेजर किया जा सकता है ऐसा यूनिट में। सो फोर्स की जो ऐसा यूनिट होती है वो न्यूटन होती है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा n न्यूटन, आर स्क्वायर, दिस इज द डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस को मेजर हम लोग करते हैं मीटर में, सो इट्स न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर एंड इट इज इक्वल्स टू g। दिस कैन बी टर्म एज, दिस कैन बी ट्रीटेड एज ऐसा यूनिट, क्योंकि फोर्स को हम लोग न्यूटन में मेजर करते हैं ऐसा यूनिट में। अब अगर इसको प्रॉपरली ढंग से लिखना है तो आप देखें, फोर्स की जो वैल्यू होती है वो होती है मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जो होता है वो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, या जो एक्सेलरेशन की यूनिट होती है वो हम जानते हैं वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और जो मास की यूनिट है वो केजी है, तो फोर्स की जो ऐसा यूनिट होगी वो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। फोर्स की जो ऐसा यूनिट है वो अगर केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर आती है तो हम इसको इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में भी यूज़ कर सकते हैं, और न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर है। फोर्स जो की यूनिट है, यानी कि जो न्यूटन की यूनिट है एक्चुअली वो है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी मीटर क्यूब अपॉन सेकंड स्क्वायर केजी। इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं हम। और अगर डायमेंशन ऑफ जी लिखना है हमें, तो डायमेंशन ऑफ जी देखें, डायमेंशन ऑफ जी जो आएगी मीटर क्यूब अपॉन सेकंड स्क्वायर केजी। सो केजी इज इन डिनोमिनेटर, सो इट विल कम m-1 L to the power 3 T to the power -2। तो ये आएगा डायमेंशन ऑफ जी। फिर से एक बार आप देखें, जो डायमेंशन ऑफ जी आएगा वो आएगा m-1 L 3 T to the power -2। जी आप देखें, जी को हम न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर लिख सकते हैं, बिकॉज मास को हम केजी में मेजर करेंगे, तो केजी इंटू केजी, केजी स्क्वायर, दिस इज न्यूटन एंड दिस इज न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। फोर्स की जो यूनिट होती है वो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, मास को केजी में, एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर की जो यूनिट है एक्सेलरेशन की वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो जो फोर्स हो गया वो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। फोर्स केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसको हम यहाँ पुट कर सकते हैं, तो इस तरीके की कुछ यूनिट आ गई, एम क्यूब अपॉन सेकंड स्क्वायर केजी। सो एम क्यूब मीन्स मीटर क्यूब, मीटर की जो डायमेंशन है वो लेंथ है, तो एल क्यूब अपॉन सेकंड स्क्वायर s to the power 2, so t to the power -2 upon kg, so m to the power -1. This is the SI unit of gravitational constant. Now talking about the third one, which is the Planck constant, we know that energy is equals to h into mu. एनर्जी जो होती है वो h into mu होती है। तो एनर्जी के बारे में अगर हम बात करें तो एनर्जी की जो डायमेंशन होगी वो हम निकाल लेते हैं। एनर्जी जो है वो उसको किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हैं। आप चाहें एनर्जी की जो यूनिट होगी, आप जानते हो कि एनर्जी की यूनिट जो होती है वो जूल होती है, ऐसा यूनिट, लेकिन इसको प्रॉपर फंडामेंटल यूनिट में अगर हमें लिखना है तो आप देखें एनर्जी कैसे भी आप निकालें, एनर्जी की जो यूनिट होती है वो वर्क डन की भी होती है, वो काइनेटिक एनर्जी भी, पोटेंशियल एनर्जी भी, वो आप फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कैसे भी कर सकते हैं, आप एनर्जी की यूनिट निकाल सकते हैं। तो एनर्जी की यूनिट निकालने के लिए मैं कर रहा हूँ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यूनिट निकालने के लिए आप कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जो इसकी यूनिट को, एनर्जी बराबर वर्क डन भी हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ यूनिट मैं बोल रहा हूँ। काइनेटिक एनर्जी की भी यूनिट एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी की भी यूनिट एनर्जी है, इवन P इंटू वी, प्रेशर इंटू वॉल्यूम की भी जो एनर्जी है वो जो PdV वर्क डन कहलाता है, उसकी भी यूनिट एनर्जी की जितनी ही है, जूल ही है। तो यहाँ पे F इंटू एस किया मैंने, फोर्स हो गया मास इंटू एक्सेलरेशन जो कि हम निकाल चुके हैं, फोर्स की यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर प्रॉपरली, और s डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग मीटर में मेजर करते हैं, तो इट इज केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। दिस इज और द SI यूनिट ऑफ एनर्जी। SI यूनिट ऑफ एनर्जी जूल भी है, इसमें कोई गलत बात नहीं है,
लेकिन प्रॉपरली अगर फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में यूनिट्स आपको लिखनी है, सो इट इज केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, और डायमेंशन जो होता है ऐसे यूनिट में वो फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में ही लिखा जाता है। सो डायमेंशन ऑफ ई की अगर हम बात करें, डायमेंशन ऑफ एनर्जी की अगर हम बात करते हैं तो वो आएगा केजी, आप देख सकते हैं वो mL2T - 2, दिस इज द डायमेंशंस ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी इज इक्वल्स टू है, यानी कि mL2T - 2 इज इक्वल्स टू है h इंटू म्यू। म्यू जैसा आप जानते हैं फ्रीक्वेंसी होता है, और फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 1 अपॉन टाइम पीरियड होती है। तो इसकी जो डायमेंशंस आएगी वो आएगी T⁻⁻1। फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है वो सेकंड इनवर्स होती है, तो फ्रीक्वेंसी की जो डायमेंशन होगी वो T इनवर्स होगी। तो यहां पे जो प्लैंक कांस्टेंट की यूनिट आई वो आई mL2T - 1। जो प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन आई वो आई mL2T - 1। Now we will study dimensional analysis। तो डायमेंशनल एनालिसिस में क्या होता है, Now we will study dimensional analysis। डायमेंशनल एनालिसिस में आप देखें तो डायमेंशनल एनालिसिस में सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि टू physical quantities of same dimensions can be added or subtracted। Two physical quantities of same dimensions can be added or subtracted। That means two physical quantities of different dimensions cannot be added or subtracted, but they can be multiplied और डिवाइड। इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं दो फिजिकल क्वांटिटी जिनकी अदर डायमेंशन है, अलग अलग डायमेंशन है, लेकिन इनको मल्टीप्लाई जरूर कर सकते हैं, लेकिन इनको हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन इनको हम ऐड या सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। जैसे कि आपको बताऊं कि जैसे मान लीजिए आपके पास 5 किलो चीनी है और 2 मीटर कोई कपड़ा है, 5 किलो चीनी प्लस 2 मीटर कपड़ा क्या होगा ना, आप इसको ऐड नहीं कर सकते, आप इसको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, आप इसको कुछ भी नहीं कर सकते। तो दिस इज कंप्लीटली आई वुड से एम्बिग्यूअस थिंग, और दिस इज कंप्लीटली इररिलेवेंट थिंग। आप 5 kg को आप मास को मास के साथ ही जोड़ सकते हो, और लेंथ को लेंथ के साथ ही जोड़ सकते हो या घटा सकते हो। 5, और ये भी बता दूं मैं आपको, जैसे आपने 5 किलो प्लस 2 किलो किया तो इक्वल्स टू 7 किलो ही आएगा। दो फिजिकल क्वांटिटी जिनकी डायमेंशन सेम है उनको अगर आप ऐड करते हो तो रिजल्ट की भी जो डायमेंशन होगी वो उन्हीं दो फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशंस के बराबर होगी। सब्सट्रैक्शन में भी यही रूल लागू होगा। तो दो फिजिकल क्वांटिटीज जिनकी डायमेंशंस सेम है उन्हीं को आप ऐड कर सकते हैं, उन्हीं को आप सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। आप दो फिजिकल क्वांटिटीज जिनकी डायमेंशन सेम नहीं है उनको आप ना तो ऐड कर सकते हैं ना सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई डिवाइड आप कर सकते हो आराम से। और अगर हम बात देखें यहां पे तो साइन के अंदर कोई भी चीज जो होगी, जैसे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, साइन के अंदर कोई भी चीज होगी वो डायमेंशन लेस होगी
बाहर भी डायमेंशनलेस ही आएगा, कॉस डायमेंशनलेस ही आएगा, tan अंदर डायमेंशनलेस ही आएगा। इसी तरीके से बाकी तीन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर भी चीज़ें जो है, थीटा जो है वो मैं आपको बताऊं एंगल जो है वो डायमेंशनलेस होता है, दो इट्स हैव यूनिट दैट इज रेडियन एंड डिग्री, अदर यूनिट्स हैव डिग्री। सो एंगल, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल दो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिनके पास यूनिट तो है लेकिन डायमेंशंस बिल्कुल नहीं है, तो वो एक अदर सेट ऑफ यूनिट में आती हैं। वो ना फंडामेंटल में है ना डिराइव में है, वो एक अदर सेट ऑफ यूनिट में आती हैं जिसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स इन एसआई यूनिट्स। सो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि साइन के अंदर जो चीज़ें हैं वो डायमेंशनलेस आएंगी, कॉस के अंदर जो चीज़ें हैं वो डायमेंशनलेस आएंगी, टैन के अंदर चीज़ें डायमेंशनलेस आएंगी, बाहर भी डायमेंशनलेस, बिकॉज दीज आर द रेशियोज। और कॉट के अंदर भी डायमेंशनलेस, सेक के अंदर भी डायमेंशनलेस, कॉसेक के अंदर भी डायमेंशनलेस, रिजल्ट भी इसका डायमेंशनलेस आएगा। ये प्रॉपर्टी आपको यूज होगी कई सारे कुछ अच्छे क्वेश्चंस में भी। और इसके बाद अगर हम बात करें तो एलन के अंदर जो चीज़ें हैं वो डायमेंशनलेस आएंगी और इनका जो रिजल्टेंट है वो भी डायमेंशनलेस आएगा। और अगर हम बात करें ई की पावर डायमेंशनलेस आएंगी और जो बाहर रिजल्ट है वो भी डायमेंशनलेस आएगा। ऑल नंबर्स, जो मैथमेटिकल नंबर है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ऑल नंबर्स आर डायमेंशनलेस। तो डायमेंशन एनालिसिस में ये बातें हमें ध्यान रखनी है कि एट सब्सट्रैक्ट सेम डायमेंशन के हों और कुछ चीज़ें हैं जिनकी डायमेंशंस नहीं होती, जैसे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर है, ये डायमेंशनलेस ज़रूर होगा। तो इन बातों का भी आप ध्यान रखेंगे। लेट्स सी सम एग्जांपल हियर। Question: y is equals to x plus x square plus x cube. Y is equals to x plus x square plus x cube. Y and x are two physical quantities. Y and x are two physical quantities. Y और x दो physical quantities हैं। आपको बताना है what are the dimensions of y and x. What are the dimensions of y and x? इसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ कि y x की डायमेंशन क्या है, आपको y x की डायमेंशन पता करनी है। तो सॉल्यूशन के तौर पे देखें, सबसे पहले तो यहाँ दिख रहा है कि तीन जो क्वांटिटीज हैं वो एडअप हो रही हैं। अगर तीन क्वांटिटीज एडअप हो रही हैं इधर, तो तीनों क्वांटिटीज की जो डायमेंशन है वो सेम होनी चाहिए, यानी कि x की डायमेंशन, एक्स स्क्वायर की डायमेंशन, एक्स क्यूब की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। और जो x की डायमेंशन होगी, एक्स स्क्वायर की डायमेंशन होगी, एक्स क्यूब की डायमेंशन होगी, वही डायमेंशन जो है वो y की होगी। जो डायमेंशन यहाँ x की है वही डायमेंशन एक्स स्क्वायर की होनी चाहिए, एक्स क्यूब की होनी चाहिए, वही डायमेंशन y की होनी चाहिए। इतना तो यहाँ से साफ श्योर है, बिकॉज दीज आर एडेड, दीज थ्री क्वांटिटीज आर एडेड। इनको ऐड किया गया है तो इसकी डायमेंशन, इसकी डायमेंशन, इसकी डायमेंशन बराबर होगी और इसकी डायमेंशन भी इन्हीं के बराबर होगी। दूसरी, अगर हम थोड़ी सी मैथ्स लगाएं यहाँ पे, तो x कॉमन ले सकते हैं, ये आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब 1 इज अ कंप्लीट नंबर, और किसी भी कंप्लीट नंबर की जो डायमेंशन होती है, 1 इज अ कंप्लीट नंबर, तो किसी भी कंप्लीट नंबर की जो डायमेंशन होती है वो होती नहीं, डायमेंशनलेस होती है। तो 1 इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। और डायमेंशनलेस क्वांटिटी को अगर आप ऐड कर रहे हो किसी दूसरी क्वांटिटी के साथ, तो वो ऐड तभी होगी जब उसकी भी डायमेंशन नहीं होगी। तो x भी डायमेंशनलेस होगी। अब x भी डायमेंशनलेस, एक्स स्क्वायर भी डायमेंशनलेस, x भी डायमेंशनलेस, एक्स स्क्वायर भी डायमेंशनलेस, एक्स क्यूब भी डायमेंशनलेस, y भी डायमेंशनलेस। सो आई वुड से दैट डायमेंशन ऑफ x एंड डायमेंशन ऑफ y इज डायमेंशनलेस। सो m0 s0 t0, ये भी एक लिखने का तरीका है कि आप किसी भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी को अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, दैट इज m0 l0 एंड t0, इट्स अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। दूसरी चीज देखते हैं। दूसरी चीज देखें, अगर हम सपोज एक इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स।
एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अगर हम मैं आपको क्वेश्चन में क्या क्या चीजें गिवन है इसके बारे में बता दूं। a इज एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड के बारे में आपको पता होगा, इट इज अ मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन टू द एक्सट्रीम पोजीशन। सो a is amplitude, omega is angular frequency, k is angular wave number. What is wave number? It is 2 pi upon lambda. Omega is angular frequency, k is angular wave number, and it is 2 pi by lambda. What are the dimensions of t? What are the dimensions of this lambda is a wavelength? Or I would simply say what are the dimensions of omega by k? What are the dimensions of omega by k? T is a time and x is a distance. T is time and x is a distance, or we can say position, but here you can use distance. So this is simple thing. We know that sin omega t minus kx, must be dimensionless. The single sine function must be dimensionless. Don't use a here. So single sine function must be dimensionless. So single sine function must be dimensionless because sine theta is a ratio, it is perpendicular upon hypotenuse, ratio of two lengths. So sine theta must be dimensionless. The inside theta will also be a dimensionless quantity. So I would say that omega t minus kx must be the dimensionless quantity. If this is the dimensionless quantity, then omega t should also be dimensionless. दो फिजिकल क्वांटिटीज यहाँ पे ऐड हो रही है, ओमेगा टी और के एक्स। अगर ओमेगा टी और के एक्स यहाँ पे ऐड हो रही है तो आप देख सकते हैं कि अगर ये सब्ट्रैक्ट हो रही है, अगर ये सब्ट्रैक्ट हो रही है तो इसका मतलब इन दोनों की डायमेंशन जो है वो सेम होनी चाहिए। ओमेगा टी और के एक्स की क्यूमुलेटिव जो डायमेंशंस है वो सेम होनी चाहिए। और अगर इन दोनों को डिफरेंस अगर करें, इन दोनों को अगर हम घटाएं तो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी मिलती है। इसका मतलब ये दोनों मिला के डायमेंशनलेस होंगी और ये दोनों भी मिला के डायमेंशनलेस होंगी। इसका मतलब ओमेगा टी भी डायमेंशनलेस है और इसी के तरीके से मैं कह सकता हूं के एक्स भी डायमेंशनलेस है। तो आप देखिए ओमेगा इंटू टी, टी की जो डायमेंशन होती है वो टी होती है, टी इज टाइम, टाइम की डायमेंशन टी इज इक्वल टू m0 l0 t0। तो जो ओमेगा की डायमेंशन आई वो आई m0 l0 t-1, t-1। इसी तरीके से अगर हम kx को देखें तो kx जो है वो भी डायमेंशनलेस होना चाहिए। अगर वो भी डायमेंशनलेस है और x डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, पोजीशन है, जो भी कहें आप, उसकी जो यूनिट है वो l होगी। So this is m0 l0 t0। तो what is the dimension of k? It is m0 l0 t, it is m0 l minus 1 t0। So basically what we are getting is dimension of k is l minus 1 and dimension of omega is t minus 1. What is the dimension of omega by k? It is lt minus 1. It is equivalent to the dimension of speed. आप ये देख सकते हैं कि ये जो डायमेंशन है वो किसके बराबर है? स्पीड के बराबर है। तो बस ये छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं डायमेंशन एनालिसिस में, आपको बस थोड़ी बहुत बातें याद रखनी है कि कौन सी चीज़ें डायमेंशनलेस होंगी। जब एडिशन और सब्सट्रैक्शन करते हैं तो सेम डायमेंशन का ही एडिशन और सब्सट्रैक्शन हो सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें डायमेंशन एनालिसिस में दूसरी चीज़ों को, तो अब डायमेंशन एनालिसिस में जो दूसरी चीज़ें आती हैं वो ये आती हैं कि इफ़ एनी एक्सप्रेशन, एनी फॉर्मूला इज फिजिकली करेक्ट, any formula is physically correct, then it must be dimensionally
इफ एनी फॉर्मूला इज फिजिकली करेक्ट देन इट मस्ट बी डायमेंशनली करेक्ट। इस चीज को हम लोग बोलते हैं डायमेंशनली कंसिस्टेंसी ऑफ द फॉर्मूला ऑफ द एक्सप्रेशन। तो उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं, जैसे कि s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, बहुत ही फेमस फॉर्मूला है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखते हैं, लेट्स सी कि इट इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। वी नो दैट इट इज फिजिकली करेक्ट, वी नो दैट इट इज फिजिकली करेक्ट, लेकिन फिजिकली करेक्ट फॉर्मूला है, क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है, क्या ये डायमेंशनली कंसिस्टेंट है कि नहीं है, हम इस चीज को देखते हैं। इफ एनी फॉर्मूला इज फिजिकली करेक्ट देन इट मस्ट बी डायमेंशनली करेक्ट। और डायमेंशनली करेक्ट का मतलब होने का ये है कि डायमेंशन ऑफ RHS must be equals to the dimension of LHS. I'm sorry, dimension of left hand side must be equals to the dimension of right hand side. इसको दूसरे अल्फाजों में कहूं, so every term in the mathematical expression, every term in the physical, every mathematical term in the physical formula must be of the same dimension. जैसे कि every term in the, I would rather say it, every term in this mathematical expression, every mathematical term in this physical formula must be of the same dimension. तो इसमें आप देखेंगे जो term है वो ut है, combine half at square है और ये displacement है। तो अगर किसी भी फॉर्मूला को फिजिकली करेक्ट होना है तो उसको डायमेंशनली करेक्ट होना जरूरी है। तो ये s डिस्प्लेसमेंट है, u जो है इनिशियल वेलोसिटी है जैसा कि आप जानते हो, t जो है वो टाइम है, a जो है वो एक्सेलरेशन है, दैट्स इट। तो आप देख सकते हैं जो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होगी वो तो मीटर होगी और इसकी जो डायमेंशन होगी वो लेंथ होगी। डिस्प्लेसमेंट की जो डायमेंशन है वो लेंथ होगी, इनिशियल वेलोसिटी की जो डायमेंशन है वो होगी LT-1 और जो समय की डायमेंशन है वो t होगी। हाफ इज अ प्योर नंबर, इसकी कोई डायमेंशन होगी नहीं। एक्सेलरेशन की जो डायमेंशन है वो LT-2 होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन की यूनिट आपको पता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती। एक्सेलरेशन की यूनिट LT-2 होगी, समय की यूनिट t⁻²⁵ होगी। तो आप देखेंगे L इज इक्वल्स टू L प्लस L। अब आपको पता है कि सेम लेंथ वाले ही ऐड होते हैं, और जब सेम लेंथ वाले ऐड होते हैं तो सेम ही डायमेंशन का रिजल्ट देते हैं। जब सेम डायमेंशन वाली चीजें ऐड होती हैं तो सेम ही डायमेंशन का रिजल्ट देती है। जैसे लेंथ लेंथ के साथ ऐड होगा तो लेंथ ही देगा। सो इफ दीज टू आर कंबाइंड दे विल हैव द सेम डायमेंशन लेंथ। हियर RHS dimension is equals to LHS dimension, so that means it is dimensionally consistent formula. It is dimensionally consistent formula. Now I am erasing it. Let's see the another thing here. सपोज करें कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो 2 mv² है। चेक whether the formula is dimensionally चेक करें कि ये जो फॉर्मूला है वो डायमेंशनली कंसिस्टेंट है कि नहीं है। डायमेंशनली कंसिस्टेंट का मतलब है RHS की जो डायमेंशन है वो LHS के डायमेंशन के बराबर हो। तो आप देखें काइनेटिक एनर्जी यानी कि एनर्जी की जो डायमेंशन होती है वो मैं अभी बता चुका हूं आपको। काइनेटिक एनर्जी की जो डायमेंशन होती है वो होती है mL/T-2। 2 की कोई डायमेंशन नहीं है, जो मास की डायमेंशन होगी वो m होगी, जो v² की डायमेंशन होगी वो LT-2। तो आप देखेंगे mL/T-2 इज इक्वल्स टू mL/T-2। ये दोनों डायमेंशन सेम है, मतलब डायमेंशनली कंसिस्टेंट है। तो
अगर ये डायमेंशनली कंसिस्टेंट है, इसका मतलब डायमेंशनली कंसिस्टेंट है, अगर ये डायमेंशनली कंसिस्टेंट है इसका मतलब क्या ये फिजिकली कंसिस्टेंट है? आप खुद देखो, काइनेटिक एनर्जी की जो यूनिट होती है, जो फॉर्मूला होता है वो हाफ mv² होता है, यहाँ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ रहा है 2mv²। क्या ये डायमेंशनली कंसिस्टेंट है? क्या ये फिजिकली एप्लीकेबल है, फिजिकली करेक्ट है? नहीं, ये डायमेंशनली करेक्ट है लेकिन फिजिकली करेक्ट नहीं है। इसका मतलब साफ तौर पे मैं यहां पे एक पॉइंट लिख सकता हूं कि डायमेंशनली करेक्ट फिजिकल फॉर्मूला, डायमेंशनली करेक्ट फिजिकल फॉर्मूला must not be physically, may not be physically correct, क्योंकि जो मैथमेटिकल नंबर है इसके बारे में तो कुछ आता ही नहीं डायमेंशनल एनालिसिस में। मैं यहाँ 2 रखूं, 2000 रखूं, 10,000 रखूं, 50,000 रखूं, फिर भी जो डायमेंशनली ये करेक्ट ही आएगा। लेकिन फिजिकली ये फॉर्मूला गलत है, क्योंकि फिजिकली करेक्ट फॉर्मूला क्या था? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv²। इसके बाद हम नेक्स्ट डायमेंशनल एनालिसिस का यूज देखते हैं। नेक्स्ट डायमेंशनल एनालिसिस का यूज है डिड्यूसिंग the expression or the physical formula with the use of dimensional analysis. Deducing the physical formula with the use of dimensional analysis. Dimensional analysis से आप कोई फिजिकल फॉर्मूला कैसे डिड्यूस कर सकते हैं? एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, एग्जाम्पल के तौर पे आप देखें, सपोज कैसे आप ये पता करेंगे अगर आपको किसी फिजिकल क्वांटिटी की डिपेंडेंसी पता है अदर फिजिकल क्वांटिटी पे। मैं यूं कहूं कि कोई x फिजिकल क्वांटिटी y और z फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है, मे बी इनके प्रोडक्ट पे, मे बी इनके किसी भी पावर के, मे बी इनके डिवीजन पे। तो अगर ये डिपेंड करता है, x जो फिजिकल क्वांटिटी है वो दूसरे y और z फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है, सो डिड्यूसिंग द रिलेशन बिटवीन द फिजिकल फॉर्मूला फिजिकल क्वांटिटी विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, इनके बीच में क्या रिलेशन होगा? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर होंगे, क्यूब होंगे, फोर्थ पावर होंगे, ये सब हम डायमेंशनल एनालिसिस की मेथड से निकाल सकते हैं। So deducing the formula, physical formula, or deducing the physical relation between with the use of dimensional analysis. तो आप suppose करें कि suppose time period of simple pendulum depends on the length of the pendulum. Suppose time period of simple pendulum depends on the length of the pendulum. Time period of simple pendulum depends on the length of the pendulum and acceleration due to gravity. तो आपको एक फिजिकल क्वांटिटी पता है जो कि 2 फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रही हैं, तो इनके बीच का रिलेशन आपको बताना है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन, एम्पिरिकल रिलेशन आप डायमेंशनल एनालिसिस से निकाल सकते हैं, बिटवीन दीज फिजिकल क्वांटिटीज। फाइंड द रिलेशन बिटवीन दीज फिजिकल क्वांटिटी। तो आप देख सकते हैं कि टाइम पीरियड, इसका सॉल्यूशन, इसका प्रोसीजर कैसा होगा? टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू L टू द पावर क्या है हमें नहीं पता,
हमें यही निकालना है डायमेंशन एनालिसिस से। तो हम देखेंगे l टू द पावर p, यहाँ पे लिखेंगे q टू द पावर p। सपोज करें जो टाइम पीरियड है वो प्रोपोर्शनल है l टू द पावर p और q टू द पावर p, तो अगर प्रोपोर्शनिटी हटेगी तो कोई प्रोपोर्शनिटी कांस्टेंट आएगा, प्रोपोर्शनलिटी मैथमेटिकल कोई प्रोपोर्शनिटी मैथमेटिकल कांस्टेंट आएगा। सो t इज इक्वल्स टू k इंटू एल टू द पावर p इंटू q टू द पावर p, सॉरी q टू द पावर, आई वुड टेक दिस एज it was g, so l to the power p into g to the power q, so it's a proportionality mathematical constant। ये कोई मैथमेटिकल कांस्टेंट है, जैसे 2i 3i 4i, तो इनकी डायमेंशन नहीं होगी। तो आई वुड से हियर दैट k इज डायमेंशनलेस। सपोज करें टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम दो फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहा है, एक लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम और एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो टाइम जो है वो लेंथ के किस पावर में प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली है, स्क्वायर में है, हमें कुछ नहीं पता इसके बारे में। तो हम इसको कोई अननोन नंबर दे देंगे, अननोन दे देंगे, चाहे x मानो चाहे y मानो। तो मैंने यहाँ पे p माना है। सो t प्रोपोर्शनल टू l टू द पावर p एंड इनटू g टू द पावर q। So k is mathematical constant, so it is dimensionless। अब डायमेंशन एनालिसिस करेंगे हम। अब डायमेंशन एनालिसिस करेंगे हम, तो आप देखेंगे t का जो फॉर्मूला आया है वो k l टू द पावर p एंड q टू द पावर, सॉरी g टू द पावर q, l टू द पावर p एंड g टू द पावर q। आपको पता है दिस द अबव रिलेशन if physically correct, the above relation if physically correct, अगर ये ऊपर वाला रिलेशन फिजिकली करेक्ट है then it must be dimensionally अगर ऊपर वाला रिलेशन फिजिकली करेक्ट है तो इसको डायमेंशनली करेक्ट 100% होना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई फिजिकल एक्सप्रेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो ये जरूरी नहीं है कि वो फिजिकली करेक्ट भी होगा। बट अगर ऊपर वाला रिलेशन फिजिकली करेक्ट है तो इसको डायमेंशनली करेक्ट होना ही होगा। डायमेंशनली करेक्ट का मतलब है LHS की डायमेंशन RHS की डायमेंशन के बराबर हो जाए। अब LHS की डायमेंशन क्या है? टाइम की डायमेंशन t। RHS की डायमेंशन क्या है? k की कोई डायमेंशन नहीं है, बिकॉज k इज अ मैथमेटिकल नंबर, इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। लेंथ की जो डायमेंशन है वो le होती है, इज एक्चुअली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या है? lt माइनस 2, तो lt माइनस 2 टू द पावर q। अब बेहद आसान ये चीजें हो जाएंगी, क्योंकि p और q की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। t है यहाँ पे, केवल t है यहाँ पे, और यहाँ पे l और t दोनों है, तो मैं कंपेयर करने के लिए लिख सकता हूँ l की पावर 0 इंटू टी। यहाँ पे आएगा l टू द पावर p प्लस q, lp इंटू l की पावर q, और इधर जो आएगा वो आएगा t टू द पावर माइनस 2q। तो अब अगर आप कंपेयर करें तो l की पावर यहाँ 0 है, यहाँ p प्लस q है, तो पहला रिलेशन मिलता है मुझे p प्लस q इज इक्वल टू 0। दूसरा अगर आप कंपैरिजन करें तो माइनस 2q की पावर यहाँ पे क्या है? 1 है, तो इसका मतलब q की पावर q इक्वल्स टू क्या होगा? सॉरी, माइनस हाफ। q अगर माइनस हाफ आया तो इसको मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूं, तो p माइनस हाफ इज इक्वल्स टू 0, p इज इक्वल्स टू 1/2। तो यहां से जो टाइम पीरियड का रिलेशन आया वो k l टू द पावर p 1/2 और g टू द पावर q ये माइनस 1/2। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ t की वैल्यू जो आई है k रूट l बाई जी आई है, t की वैल्यू जो आई वो k रूट l बाई जी आई है। हमें इसका एग्जैक्ट फिजिकल फॉर्मूला भी पता है। व्हाट इज द एग्जैक्ट फिजिकल फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड? 2 पाई अंडर रूट l बाई जी। लेकिन हम ये जो 2 पाई की वैल्यू है वो डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं निकाल सकते। जो 2 पाई की वैल्यू है वो हम डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं निकाल सकते, हम केवल यहां तक पहुंच सकते हैं। k वैल्यू जो है, k वैल्यू
can't be determined from dimensional analysis. K value can't be determined from dimensional analysis.